जहाँ पे बैठे हैं आप, तो आपने क्या करना है, लीन करना है खुद को। आपका जो कान होगा उसके जो डाउन एंड फीट है उसके नोज़ के पास है, और आपकी जो चीक है वो उसके लिप्स के पास है, ठीक है। और आइज़ जो है आपने आप उसकी चेस्ट के ऊपर रखी। एथलीट है उसकी उस टाइम रेस्पिरेशन ज़्यादा चल रही होती है जब वो एक्टिविटी करोगे, तो आपने मुँह देखना है क्या होगा, वो एयर में अगर उसकी मुँह ओपन है और एयर उसकी मूव कर रही है, रेस्पिरेशन उसकी चल रही है, तो एयर उसकी जो नोज़ से पास करेगी वो क्या करेगी, उसका साउंड प्रोड्यूस करेगा, आप वो सुन लेंगे। या फिर अगर शोर है उसको आप नहीं सुन पाते तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर होता है जब वो निकलती है एयर में से बाहर, नोज़ से बाहर होती है, वार्म एयर होती है, ठीक है। तो जब चीज़ के साथ टकराएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मर मूवमेंट आपको फील होगी, तो ये आपने फील कर लिए। और साथ में आपने उसकी चेस्ट के जो राइज होते हैं वो आपको देखने को, चेस्ट राइज कर लेंगे और ये एयर आपको फील हो रही है तो मीन उसकी रेस्पिरेशन चल रही है। अगर नहीं कर रही तो उसकी रेस्पिरेशन नहीं चल रही, आपने वहाँ पर क्या करना, उसका CPR स्टार्ट करना। साथ ही आपने क्या करना, उसकी सर्कुलेशन चेक करना। सर्कुलेशन कैसे देखते हैं कि आपने देखना है कि कोई उसकी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ब्लड तो कहीं से लीक आउट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपने उसको उसी टाइम क्या कर देना है, प्रेशर दे के उसको स्टॉप करना। वो कैसे करते हैं वो भी पढ़ते हैं, प्रेशर दे के। तो CPR सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। CPR कैसे आपने परफॉर्म करना है, आप उसके राइट साइड पे बैठे हैं, ये जो उसकी रिब केज बनता है, ठीक है, इसके सेंटर में स्टर्नम के बेड से लाइन ड्रा करें और बाकी एक रिब केज के सेंटर में, तो ये जो उसकी सेक्शन बनेगा जहाँ पे एक दूसरे की जो लाइन क्रॉस कर रही होगी वहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपने एक हैंड प्लेस कर देना, ठीक है। इसमें जो भी आपकी ये हैंड की बॉल होगी ये कहाँ पे आ रही होगी, जो लेफ्ट साइड का बॉर्डर है स्टर्नम का, हार्ट की तरफ जो बन रहे हैं तो उसके ऊपर आप रखें। दूसरा हैंड कहाँ पे रखना है आपने, इसी के ऊपर रखना है, लेकिन वो जो फिंगर्स होंगी उनको आपने क्या करना है, इंटरलॉक करना है, ठीक है। और क्या करना है आपने, आपके जो शोल्डर्स होंगे वो बिल्कुल आपकी आर्म ये हैंड्स के ऊपर होंगे, एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी, ठीक है। आपने प्रेस करना है, प्रेस ऐसे करना है कि ना आपकी स्पाइन के ऊपर मूवमेंट है ना आपकी एल्बो के ऊपर कोई मूवमेंट है। आपने अपना बॉडी वेट जो है वो शिफ्ट करना है, मूवमेंट जो आ रही होगी वो आपकी पेल्विस के ऊपर आ रही होगी, हिप जॉइंट के ऊपर आ रही है। तो कितनी देनी है आपने, ये 30 कंप्रेशंस देनी है। इतने रेट पे देनी होती है कि 1 मिनट में ऑलमोस्ट आप 100 to 120 कंप्रेशंस दे दें, ठीक है। तो ये 30 कंप्रेशन देनी है, उसके बाद 2 आपने देनी है ब्रेथ्स, तो ऑलमोस्ट 3 सेट्स आपने 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करनी है। डेप्थ कितनी रखनी है कंप्रेशन की, वो नहीं आपके पास 2 to 2.5 इंचज़ आपने करनी है। तो जब आपने एक कंप्रेशन दी, ठीक है, कंप्रेशन, उसके बाद क्या होना है, आपने प्रेशर को रिलीज़ करना है, जो फोर्स आपने लगाई है वो रिलीज़ करना है, ठीक है। तो क्या करेगी, वो चेस्ट है अपवर्ड मूव करेगी, उसकी रिब्स अपवर्ड मूव करेगी। जब रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं आपने हैंड वहाँ से लिफ्ट रेज नहीं करना, बल्कि क्या करेंगे, वहाँ पे आपने कंप्रेशन दी, जैसे जैसे रिब्स ऊपर मूव करेंगी आपके हैंड उसी के साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। इतना करके आपने क्या करना है, वहाँ पे 30 कंप्रेशन दे देंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, अगर उसका एयरवे पहले ऑब्स्ट्रक्टेड था, ब्रीदिंग वगैरह नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है, उसके नोज़ को पिंच करना है, उसके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करना है और चेन को क्या करना है, लिफ्ट करना है, ठीक है। तो आपने देखना है जब आपने कंप्रेशन दी है, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी तो वो चीज़ क्या करेगी, कंप्रेशन देते हुए एयर अपवर्ड मूव करेगी, तो वो क्या होगी, वो चीज़ डिसलॉज होगी आपके उस एथलीट के माउथ में आ चुकी है। अब आपने देखना है अगर वो चीज़ आ गई है तो फिर क्या करना है, आपने उसको वहाँ से निकालने के लिए सीधी डायरेक्ट आपने वहाँ पे फिंगर इंसर्ट नहीं करनी, फिंगर से भी हम फॉलो करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि आपकी लिटल फिंगर या जो भी फिंगर जो वहाँ तक अप्रोच कर सके उसको एक साइड से आपने इंसर्ट करना है, जो आपसे अवे साइड होगी वहाँ से इंसर्ट करेंगे। जब वो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, तो उसके पीछे जाके उस फिंगर की आपने क्या कर देंगे, हुक बना लेंगे, ठीक है, जिसकी बना ली जिसकी हुक बना ली वहाँ पे, और फिर आराम से उसको आगे आओ, ठीक। तो इस तरह करना। अगर फ्लूइड वगैरह है तो फिर आपने क्या करना है, इसका माउथ थोड़ा सा साइड पे कर देना है, तो कपड़ा पड़ोगा आपके पास साफ साफ, वो उसके माउथ में डाल के उसको वहाँ पे ड्राई कर देना, सही है। तो इस तरह आपने कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया आपने, वहाँ पे कोई आपके पास टिश्यू वगैरह तो उसका माउथ साफ करके उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेथ्स देनी है। तो उसके लिए क्या करें, एक दफ़ा फोर्सफुल आपने इनहेल करना है डीपली जितना आप कर सकें, ठीक है। वो ब्रेथ को आपने होल्ड करना है, आपने लिप्स की वहाँ पे सील क्रिएट करनी है, और उसके बाद क्या करना है, स्लोली आपने क्या करना है, पुश कर देनी है, और देखना है कि उसकी जो चेस्ट है वो
राइज करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने वहाँ से अपनी लिप्स को मूव करना है। फिर उसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी ब्रेथ लेनी है और उसको एडमिनिस्टर करनी है। फिर उसके बाद आपने 30 कंप्रेशन देनी है। फिर उसका माउथ ओपन करके देखना है। फिर आपने ब्रेथ देनी है। तो ये 38 का आपने फॉलो करते रहना। कब तक करते रहना है आपने, जब तक वो एथलीट क्या करेगा, जो डाउन हुआ पड़ा है वो कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, रिवाइव कर देगा, या फिर कोई सीनियर जो प्रैक्टिशनर होगा वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, या फिर रेस्क्यू वाले पहुँच जाएंगे, या फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वहाँ पे आपने स्टॉप, ठीक है। तो ये आप CPR परफॉर्म करें। ब्लीडिंग जब आपने सर्कुलेशन चेक की तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा है तो उसको क्या करें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, कट लगे, इससे थोड़ा सा ऊपर आपने क्या करना है, वहाँ पे प्रेशर, ठीक है, कैपिलरी के ऊपर आप कैपिलरी के ऊपर नहीं भी पता तो आप टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी शर्ट ले लें, कोई भी फैब्रिक पीस हो आपके पास, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसे थोड़ा सा पेन या कोई भी और ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे वो उसको भर दे। तो इस तरह अच्छे से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लड फ्लो है आप उसको स्टॉप कर देंगे। ऐसी जगह से ब्लड निकल रहा है जहाँ हम बांध नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल सर से हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वही होता है कि आपने कपड़े के साथ डायरेक्टली उस जगह को प्रेस कर दिया। सर टॉर्निकेट कितनी देर के लिए करना है? जी अप्लाई किए रखना है जब तक प्रॉपरली वो आके इसको मैनेज न कर, स्टिचेस वगैरह न कर, मेडिकल एड न पहुँचे, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपको होता है नेक्स्ट कंपोनेंट जो है असेसमेंट के अंदर आपने परफॉर्म करना होता है, वो होता है टोटल, ठीक है। टॉक करना है आपने उसके साथ, उसके बाद ऑब्जर्व करना है, फिर टच करना है, पैल्पेट करना है, एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवानी है, पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करानी है। उसके बाद आप एंड पे हम देखेंगे स्किल मूवमेंट परफॉर्म करवानी है या फिर आप जब पहुँचिए उसके पास, ठीक है, आपने उससे टॉक करना है, बोलना है उसके साथ, ठीक है। जैसे पहले भी बोले थे, फर्दर थोड़ा सा बोलने से यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कैसे है, कहाँ पे चोट लगी, आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का और इंटेंसिटी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व आप क्या करते हैं, वहाँ से जो उसकी शर्ट्स वगैरह है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकें। क्या आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे कि कोई वहाँ पे मार्क्स वगैरह, कोई डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, कोई मेल अलाइनमेंट इस तरह की चीज़ तो नहीं है, कोई स्वेलिंग वगैरह, मार्क्स वगैरह, डिसकलर्ड एरिया, ब्लूइश या ग्रेश, इस तरह की चीज़ को वहाँ पे इस तरह आपने देखना को इंडिकेट करेंगे कि जहाँ पे इंजरी हुई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पैल्पेट करना है। पैल्पेट आप क्या करेंगे, जहाँ पे वो बोल रहा होगा कि जहाँ पे मुझे इंजरी हुई है वहाँ पे आपने क्या करना है, उसको पैल्पेट करना है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि जो सुपरफिशियल इंजरी है या फिर डीपर इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है या फिर हार्ड टिश्यू इन्वॉल्व है। उसके बाद आपको वहाँ पे टेंडरनेस का पता चल जाएगा। पैल्पेट करने से पेन ज़्यादा हो रहा है या फिर उतना ही रहता है, ज़्यादा हो रहा है तो कितना रहता है, माइल्डली एलिवेट कर रहा है, मॉडरेटली एलिवेट कर रहा है या फिर सिवियरली एलिवेट कर रहा है, तो टेंडरनेस का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर का भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो उसकी साइड है उससे इंजर साइड का जो टेम्परेचर है कितना ज़्यादा होता है। नॉर्मली जब इंजरी होती है तो इंजरी के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वो खुद से मूव करे। आप उसको बता दें कि ये ऐसे करें, ऐसे करें, दूसरी साइड को भी करे, जो अनइंजर्ड साइड है उसको, तो देखें कि वहाँ पे वो उस साइड पे कितनी एक्टिविटी या मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है और इस साइड पे कितनी परफॉर्म कर सकते हैं। जो इंजर्ड साइड होगी उस साइड पे मूवमेंट कम होगी, उसमें देखना है कि उसकी पेन जो है उसको कितनी मूवमेंट अलाउ कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन कितनी अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पैसिवली परफॉर्म करनी है। अब आप परफॉर्म करेंगे उसकी नॉर्मल साइड और इंजर्ड साइड जहाँ पर भी हुई है, दोनों के ऊपर आप एक ही तरह की मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे और देखेंगे। तो इसमें देखना होता है जो कि अगर आप जिस साइड पे वो खुद मूवमेंट परफॉर्म करता है और जिस साइड पे आपने उसकी मूवमेंट परफॉर्म की है, उसके खुद परफॉर्म करते हुए भी उसी साइड पे मूवमेंट हुई है, आपने परफॉर्म करवाई है तो भी उसी साइड पे मूवमेंट हुई है, तो वो इंडिकेट करेगी कि उसके कोई आर्टिकुलर इशू चल रहा होगा, बोन का जॉइंट का इशू है, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद करता है इस साइड पे पेन होती है, आप करते हैं दूसरी साइड पे पेन होती है, तो वो इंडिकेट कर रहा होगा उसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर अदर देन बोन एंड
जॉइंट उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, सॉफ्ट इश्यूज हो सकते हैं। सर टेम्परेचर लो तो होने का रीजन समझ आता है कि ब्लीडिंग है या हाई किस वजह से हो सकता है टेम्परेचर? इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सूजन स्टार्ट होती है, जहाँ पे सूजन स्टार्ट हो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हो चुका होता है, उस पार्ट का ज़्यादा उसी पार्ट का जहाँ पे हो रही है, ठीक है। बाकी वो तो वॉल्यूम जब ब्लड लॉस हो होगा तो वो पील और होगा तो शॉक में जाएगा तो ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, वो तो और चीज़, वो एक ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर ये सारी चीज़ें ओके थी, ठीक है, कोई पेन वगैरह नहीं आया, बस बॉल उसको हिट की या वो किसी चीज़ के साथ कोलाइड किया है, आपको बुला लिया गया कि भाई एथलेटिक ट्रेनर हैं आप या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन मेंबर हैं आप वहाँ पे, या कोचिंग आप कर रहे हैं, तो एवेलुएट करें आके इसको। सारी चीज़ें अगर नेगेटिव जाती हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी इसकी स्किल टेस्टिंग परफॉर्म करवाएंगे कि इसको आपने रिटर्न टू स्पोर्ट्स उसी टाइम अलाउ करना है या फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट रिकमेंड करना है, ठीक है। वो स्किल टेस्टिंग कल सर ने आप लोगों को बता दी थी मेरे ख्याल में, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमने फॉलो करना होता है राइसर या प्राइसर प्रोटोकॉल जो होता है, आपने प्रोटेक्ट कर दिया उसको, ऑलरेडी आप सेफर जगह के ऊपर लेके आ गए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने इमोबलाइज़ करना है। इमोबलाइज़ हम करते हैं सप्लेंट्स के थ्रू, ठीक है। अगर सप्लेंट्स नहीं है तो फिर हम और चीज़ें देखते हैं, कोई स्केल्स वगैरह, बोर्ड्स वगैरह वो पड़े हैं, वो लगा के साइड पे क्या कर देते हैं, आप ड्रेसेस अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे पास आइसिंग करनी होती है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है वो भी कल बता दिया था। कंप्रेस करना होता है और एलिवेट करना होता है। पहले आपने आइसिंग कर ली, ठीक है, जैसे कोई चीज़ उसे हिट हुई आइस कर ली। अगर आइसिंग पैक आपके पास कोल्ड पैक अवेलेबल हैं तो वो अप्लाई करें, नहीं है तो फिर आइस जो होगी आपके पास पड़ी हुई और उसको पीसेज में बना लें, प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के उसके ऊपर फैब्रिक रैप करके 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने उसकी इंजर्ड एरिया के ऊपर रखना है, ठीक है। रब नहीं करना, उसको रखें। उसके बाद रिमूव करें, फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे कंप्रेशन अप्लाई करनी है, इसको रोल कर दें। एक साइड से करें। जो फ्रैक्चर या फिर वहाँ पे डिसलोकेशन हो तो उसकी असेसमेंट भी आप लोगों ने इसी तरह करनी है। थोड़ा सा उसका कंपोनेंट चेंज होता है कि आपने जहाँ पे फ्रैक्चर या डिसलोकेशन सस्पेक्टेड है तो उससे आगे जो है आपने डिजिटल पार्ट के ऊपर न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना होता है, उसकी नर्व सप्लाई और उसकी ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। वो कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जहाँ पे उसको इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल रिस्ट की इंजरी है, ठीक है, तो क्या करना है, आपने सबसे पहले ड्रेसिंग टेप लें, टाइट करके ताकि अच्छी सपोर्ट मिल सके वहाँ पे। अंदर अंदर करें। फिगर ऑफ 8 होती है कि जिस तरह 8 होते हैं, एक टर्न ऐसे लिया, दूसरा इस तरफ से ऐसे, फिर इस तरफ से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, ठीक है। फिंगर, ये जो टिप्स होती हैं आपकी फिंगर्स की, वो आपने एक्सपोज रखनी होती हैं ताकि वहाँ पे आप सेंसेस वगैरह चेक करते रहें, ब्लड फ्लो वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप चेक करते रहें। कभी होता है कि अगर आपने ज़्यादा टाइट उसको अप्लाई कर दिया तो इतनी ज़्यादा कंप्रेशन हो रही होती है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो टिप्स की तरफ वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है या नर्व कंप्रेस हो रही होती है। तो इस तरह आप बेसिकली क्या करें, जितनी ड्रेसिंग है वो सारी आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। सर थंब को फ्री नहीं छोड़ेंगे? फ्री छोड़ेंगे, अब आ गया दरमियान में, ठीक है। फ्री पूरा नहीं होगा लेकिन टिप्स बाहर निकली हुई होंगी। तो इस तरह करके आप यहाँ पे क्लिपर लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास हैंड इमोबलाइजर सप्लेंट है तो वो प्लेस करके उसके स्ट्रैप्स वगैरह अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपने कर दिया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी, तो उसकी जो सिचुएशन है, जो इंजरी है वो वर्स नहीं हो सकती। तो इतने तक क्या होगा, या तो रेस्क्यू वाले पहुंच जाएंगे या फिर एम्बुलेंस आ जाएगी, आप इसको रेफ़र कर दें किसकी तरफ,
फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास, वो इसको एवेलुएट कर लेगा और फर्दर जो भी उसने वहाँ पे इसकी मैनेजमेंट करनी होगी एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना के वो कर लेगा। ठीक है। बाकी जो एंकल होता है वहाँ की इंजरी है तो उसके ऊपर भी आपने उसकी न्यूट्रल जो पोजीशन होती है एनाटॉमिकल पोजीशन उसी के अंदर आपने करना होता है। पाँव नीचे होगा, ऊपर जो होती है टांग होती है। लेकिन अगर आप नी और ये एल्बो की इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, स्लाइड फ्लेक्शन करवा के उसको इमोबिलाइज करना होता है। आपकी एक बात काट रहा हूँ, ये याद रखना है कि जब भी मस्कुलर इंजरी है तो थेरेपिस्ट के पास फॉरवर्ड करना है। हम लोग जो है डॉक्टर के पास, अगर फ्रैक्चर है फिर वो डॉक्टर के पास जाए, अगर जो उसका मस्कुलर इंजरी है ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो फिर थेरेपिस्ट के पास फॉरवर्ड करना है ताकि वो इसे चेक कर लेंगे। ये क्या है? दूसरी ड्रेसिंग दे दें। इसमें जो नी के लिए होती है बैंडेज वो उसकी वेट से ज़्यादा होती है और लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि नी के ऊपर मसल बल्क ज़्यादा होता है। तो प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए तो यहाँ पे आप क्लिपर लगा देंगे और उसके बाद जब इसने चलना होगा तो क्रचेज़ या सपोर्ट दे के आप इसको चला सकते हैं। ठीक है। उस साइड के ऊपर, इंजर्ड साइड के ऊपर कोई ये वेट नहीं लेगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसी जगह पे वो जहाँ का कुछ ना अवेलेबल हो तो आप यही यूज़ कर सकते हैं या कोई भी क्लॉथ फैब्रिक जो भी अवेलेबल होगा, स्कार्फ मिल जाए, शर्ट मिल जाए। फ्लेक्जन में लाजमी रखते हैं नी को, अगर उसको सर्कुलेशन लिम्फेटिक ड्रेन है ये वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो बिल्कुल लॉक पोजीशन में होगी और पेटेला को एक्सपोज रखा रहता है। इसमें क्या होगा, आप इसको सिटिंग पोजीशन के अंदर बिठा लें, चेयर के ऊपर या स्टूल के ऊपर, ताकि इसका पाँव नीचे ना लग रहा हो। ठीक है। नॉर्मल जैसे बैठे होते हैं। जी सर। इसमें 90 डिग्री न्यूट्रल पोजीशन है जैसे हम खड़े हैं और ये वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन है, उसी पोजीशन के ऊपर आपने जाना होगा ना, अगर आप टॉक्सिक लग करेंगे ना तो जहाँ पे स्ट्रेस कम होगा जितना आप ऊपर नीचे ले जाएंगे मसल स्ट्रेस पेन कंडीशन रहता है, इसलिए न्यूट्रल रखना जरूरी है ताकि बॉडी के जो ब्रेन की जो है वो सेंस जो है वो नॉर्मलिटी कम होना पड़ेगा, सपोर्ट मिल जाएगी मसल और वैसे ही कम हो जाएगा। जी सर। तो जब ये एंड हो जाए वहाँ पे क्लिपर लगा दें। अगर सप्लेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो वो इसके ऊपर लगा दें, वो सप्लेंट्स दे दें। हाँ ये वाला एंकल सप्लेंट इसी तरह से नी के लिए भी होता है। अच्छे से स्ट्रैप्स को टाइट करके आपने अप्लाई करना है। ब्लॉक कर दी पेन जो है वो कम से कम या बिल्कुल हो जाना।
ठीक है। तो इस तरह प्रॉपरली मोबिलाइज हो गई है, ड्रेसिंग से कंप्रेशन मिल गई है, तो कंप्रेसिव इफेक्ट भी ले लें आप। और इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे पास रिजिड या सेमी रिजिड होते हैं, ये इतनी कंप्रेशन अच्छे से नहीं दे रहे होते, ये क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे इमोबिलाइज कर रहे होते हैं। कुछ सप्लेंट्स की वैराइटीज़ होती है हमारे पास, फोमेबल होता है या वैक्यूम सप्लेंट्स होता है, वो क्या करते हैं जिस तरह ट्यूब्स होती हैं उसी तरह के होते हैं, वो लैंप के ऊपर लगा के फिर उसको इन्फ्लेट किया जाता है। तो जब इन्फ्लेट करते हैं एयर जाती है तो वो सर्कमफेरेंशियली आपके इंजर्ड एरिया को कवर करते हैं, तो वहाँ पे वो इमोबिलाइज भी कर देते हैं और थॉरोली वो कंप्रेसिव फोर्स भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यूँ आप इमोबिलाइज भी कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन का जो इफेक्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। सर जिस जगह इंजरी है उसके ऊपर भी ये पट्टी जोर से बांधे? इंजरी हुई है नहीं, वहाँ क्या करना है, नहीं वो अगर एड़ी पे हुई है एड़ी के एड़ी पे हुए, इसका एंकल का इशू है तो ये जो ऊपर बांधी है वो सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर उस ऊपर कैसे, सर अगर टकने से हुई है, हाँ टकने की हुई है इंजरी, तो टकने के ऊपर भी ये पट्टी जोर से? टखने के ऊपर नहीं, आप ऊपर नीचे अप्लाई करें। ये आप मेलोलाई की बात करें, वो जो साइड पे होता है गोल सा, नहीं उसको कोई नहीं करनी, आपने जॉइंट को इमोबिलाइज करना होता है। तो इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको रेफ़र कर देंगे, वो दोबारा जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है वो अच्छे से इसको एवेलुएट करेगा कि किस चीज़ का इशू है, यहाँ पे लिगामेंट का है, टेंडन का है, कोई मसल का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, फिर इसकी जो फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करेगा। जब तक ये हील होगा उसके इंजर टिश्यू, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन, इसकी जो गोल्स होंगे वो सेट करके रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करा देगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ की मैनेजमेंट। जो हार्ड टिश्यूज़ हैं जिसमें बोन या फ्रैक्चर हैं, उनका भी एवेलुएशन आपने उसी तरह करनी है कि आपने डॉक्टर ABC फॉलो किया, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि CPR परफॉर्म करना है तो CPR को परफॉर्म कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटस परफॉर्म करना है, उसी तरह आपने उससे बात करनी है, मैकेनिज्म ऑफ हिस्ट्री उसको देखने की ट्राई करनी है। फिर आपने क्या करना है, उसके जो पार्ट है उसको आपने एक्सपोज कर देना है। तो इसमें जो फ्रैक्चर होते हैं हमारे पास काफ़ी उसकी फ्रैक्चर होता है बेसिकली जब जो ब्रेन आपकी बोन है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर कोई ब्रेक आ जाए तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। और डिसलोकेशन क्या होती है कि जहाँ पे एक जॉइंट बन रहा होता है, जॉइंट के जो बोनी पार्टनर होते हैं वो उनकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है, अगर किसी वजह से ट्रॉमा की वजह से वो क्या वो अपनी पोजीशन पे कोई एक जो कंपोनेंट है वो ना रहे, वहाँ से मूव कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। इनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती है हमारे पास, फ्रैक्चर्स की भी और डिसलोकेशन की। जो मेन हम क्लासिफिकेशन फंक्शनल रिलेटेड करते हैं कि जब आपने उसको मैनेज करना हो, तो जो फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, या तो वो होता है हमारे पास ओपन फ्रैक्चर होता है या फिर होता है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर कब होता है, जब हमारे पास बोन फ्रैगमेंट बनता है, बोन टूटी, वो इतनी फोर्स से टूटती है कि उसके जो वो शार्प एजेस बनते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सॉफ्ट टिश्यू स्किन को टीयर कर देते हैं और बोन बाहर एक्सपोज हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत जल्दी से हो रही होती है, तो वहाँ पे वो पर्सन होता है वो शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ये होता है हमारे पास ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर कौन सा होता है, फ्रैक्चर होता है लेकिन वहाँ पे स्किन जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, कोई उसका ब्रेक नहीं होता। दूसरा जो है हमारे पास डिसलोकेशन। डिसलोकेशन को भी आप काफ़ी बेस पे आप उनको कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जो मेन होती है क्लासिफिकेशन उनकी, या तो कंप्लीट या टोटल डिसलोकेशन होती है या फिर हमारे पास पार्शियल डिसलोकेशन होती है। कंप्लीट कब होती है, जब दोनों वो जो हैं कंपोनेंट एक जॉइंट के वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टोटली अवे मूव कर जाएंगे। पार्शियल कौन सा होता है कि थोड़ा सा वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, कुछ उनके दरमियान में कॉन्टैक्ट जो है वो रहेगा। सबलक्सेशन भी इस पार्शियल को बोलते हैं। तो इसको आपने डॉक्टर ABC चेक कर लिया, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी CPR की ज़रूरत है तो CPR कर देंगे। उसके बाद आपने जो प्रॉपर इसकी एवेलुएशन करनी है उसमें आपने क्या करना है, हिस्ट्री लेने की ट्राई करनी है, बात करते हुए कि कैसे हुआ। अगर वो कॉन्शियस है तो बता देगा, अनकॉन्शियस है तो बाकी जो उसके वहाँ पे टीममेट्स बैठे होंगे या कोचिंग स्टाफ वो कोई बता देगा आप लोगों को कैसे हुआ है। और वैसे देख के भी पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर कौन सा है, तो उसे पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो इम्पैक्ट था वो किस तरह का था। ओपन है तो ज़्यादा हुआ होगा, क्लोज है तो फिर इतना फोर्स थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे उसी तरह टच करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के लिए आपने अच्छे से एक्सपोज करना है इसको, ठीक है। जहाँ पे इंजरी है वहाँ से आपने उसके फैब्रिक को क्या करना है, उसकी जो शर्ट है उसको कट कर देना है, ट्राउज़र को कट कर देना है और वहाँ पे आपने उस एरिया को अच्छे से एक्सपोज करके ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद उसी तरह पैल्पेट करेंगे आप, और फिर आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या पैसिव एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको कलेक्टिवली हम जहाँ पे बोल सकते हैं कि आपने उसका न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है। न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक उतार दें अगर इसको, आप ईजी है, हम बात फिर लगा रहे। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसका न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, फॉर एग्जांपल आप नी की उसकी डिसलोकेशन है या नी का फ्रैक्चर है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है,
तो वहाँ से जो डिस्टल पार्ट होगा आप पाँव के ऊपर चले जाएँ, टोस देख लें, सही है। या फिर अगर अपर आर्म में कहीं होता है तो आप देख लें उसके हैंड को, ठीक है, या रिस्ट को। इसमें क्या करना है, आपने उसकी नर्व सप्लाई और वेस्कुलर सप्लाई करनी है, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है या आपका जो क्या नाम है डिसलोकेशन होती है, तो बोन है वो अपनी पोजीशन से हट गई है, बोन अपनी पोजीशन से हट गई है, लेकिन स्किन जो सरफेस एरिया है वो उतना ही रहता है आपके कंपार्टमेंट का, ठीक है। तो बोन जब हट जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, साथ ही वेसल्स पड़ी हैं, साथ ही नर्व्स पड़ी हैं, वो क्या कर देती है, उनको जाके कंप्रेस कर देती है। वो कंप्रेस करने से जो वहाँ से आगे ब्लड सप्लाई जा रही है या नर्व सप्लाई जा रही है, वो क्या होती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो वहाँ पे उसको क्या होगा, या तो सेंसेशंस नहीं आ रही होंगी, आप उसको टच कर रहे होंगे, ये वो नहीं बता रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप जब पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आप मोटर सप्लाई चेक करने के लिए क्या कहते हैं कि उसे अपनी रेस्ट की या फिंगर्स की मूवमेंट परफॉर्म करे, कोई फिंगर्स की मूवमेंट, ठीक। हाँ, वो और वो जो ट्रामा है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वो आप उस पर 7 दिन लगे रहेंगे, ठीक है। उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपनी उसकी इंडिकेशंस है, अपनी एवेलुएशन है, उसमें आपने उसकी स्पाइन को मूव नहीं करना, लेटर है। हाँ जी, उसको वो जैसे पड़ा हुआ है उसे पड़े रहना दें, ठीक है। वो अगर ट्रेंड है, आप लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है उस चीज़ की, तो फिर उसमें होता है कि आप उसकी जो स्पाइन होती है उसको नियर न्यूट्रल के अंदर आप ट्राई करते हैं, लाने की ट्राई करते हैं। वो कब तक लाना होता है, जब तक या तो वो पेन उसको फील हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन से बता देगा कि जहाँ से आगे पेन है, आपने वहीं पे स्टॉप कर देना, या फिर करते हुए आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस फील हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना। वो सेपरेट टॉपिक है, उसकी तरफ ना जाएँ, कॉम्प्लिकेट हो जाए। नेक के अंदर भी अगर इस तरह की होता है तो उसको भी आप ना करेंगे, वहाँ पे भी कार्डिक सेंटर्स होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी उसे मूव किया पेशेंट शायद बच जाए, लेकिन आपकी सर्कस से वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, कार्डियक पैरालिसिस हो जाएगा, तो वहीं पे ब्रीदिंग स्टॉप होने की वजह से। हाँ जी, जब सवेयर ट्रामा है आपके पास 1122 है, ठीक है, उसको कॉल कर दे, वो पहुंच जाएंगे। पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, साइडों से सपोर्ट दे रहे हैं, बदल कर दें, लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अगर डोंट ट्राई कि आप अपनी तरफ से कोई मेथड करें कि जी मैं इस तरह से करूँ, सीधा कर दूँ, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, पैरालिसिस हो जाए, शॉक में चला जाए, ये इंटायर डेंजरस है। जहाँ पे ये शॉक की इंजरी है ना, उसको ज़्यादा स्पाइनल इंजरीज़ हो गई, ऑर्गन इंजरीज़ हो गई, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो होती हैं, इनको डील करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। उसके अंदर भी आप ऐसी चीज़ मूवमेंट करते हैं, वो अंदर आपका पंचर कर सकते हैं, वहाँ पे गाल ब्लैडर पड़ा हुआ है, सॉरी गाल यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, इस तरह मतलब वहाँ पे जो सॉफ्ट सराउंडिंग है पहले तो जोर नहीं उनको मतलब ऊपर इस तरह केसेस में बहुत ज़्यादा किडनीज ऊपर पड़े हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं, आप मूव कर देंगे। तो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है, अपनी जहाँ पे इंजरी हुई है उससे डिस्टल अवे आप जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। सेंसरी सप्लाई चेक करें कि उसको फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसके बाद क्या कहना है कि उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, मोटर सप्लाई आप चेक करें, फिंगर्स मूव करें, ठीक है, फुट के ऊपर परफॉर्म करवा लें। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने वेस्कुलर स्टेटस चेक करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल पल्सेस ले सकते हैं, ठीक है, रेडियल पल्स ले ली, यहाँ पे ये जो मेल्योलाई होता है, ये जो गिट्ट होता है, इसके ऊपर आर्टरी गुजर रही होती है, वहाँ पे आप पल्स ले सकते हैं। या फिर होता है हमारे पास कैपिलरी रीफिल टेस्ट चेक किया जाता है कि ब्लड वहाँ तक जा रहा है, एंड तक नहीं जा रहा। तो उसमें क्या करना है, आपने वहाँ पे उसके जो नेल है, नेल बेड है, उसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस किया आपने 3 to 5 सेकेंड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, या फिर आपने बोलना है कैपिलरी रीफिल, इतना बोलना है, या फिर 2 to 3 सेकेंड जो आपने उसको कंप्रेस किया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रिलीज़ कर देना। अगर विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसके जो नेल बेड का कलर है जितना ओरिजिनल था उसी तरह रिटर्न कर जाता है, फिर उसकी ब्लड सप्लाई यहाँ तक आ रही है। अगर वो उसी तरह आप कंप्रेस करते हैं और वो पेलर रहता है, सियानोटिक रहता है, ठीक है, ब्लूइश रहता है, ग्रेइश रहता है, तो उसका ब्लड सप्लाई रीएस्टैब्लिश नहीं हुई, तो मीन उसकी ब्लीडिंग कहीं पे चल रही है, ठीक है। तो उसको फिर प्रॉपरली आपने अच्छे से एवेलुएट करना। तो यूँ आपने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस उसका चेक कर लिया। उसके बाद आगे आपके पास मैनेजमेंट करनी है आपने, इसकी फ्रैक्चर है तो जो क्लोज फ्रैक्चर है, ठीक है, जहाँ पे वो एक्सपोज नहीं है, आपने जाके उसका न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक किया है,
वहाँ पे वो नॉर्मल है, उसकी नर्व सप्लाई भी नॉर्मल है, उसकी पल्सेस भी ठीक से आ रही हैं, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जिस पोजीशन के अंदर वो मिला है आपने उसी के अंदर उसको इमोबिलाइज कर देना। कोई छेड़छाड़ करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फ्रैगमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं, आपने कुछ नहीं करना, जिस पोजीशन में मिला है उसी के अंदर आपने उसको सप्लेंट अप्लाई कर देना है। सप्लेंट अवेलेबल होंगे वहाँ पे, नहीं होते तो कोई बोर्ड वगैरह लगा के स्केल्स लगा के वहाँ पे फैब्रिक रैप कर दें। लेकिन अगर आप जब उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करते हैं और वहाँ पे पल्सेस ठीक से नहीं आ रही है, उसकी जो नर्व सप्लाई है उसकी सेंसेस डिस्टर्ब हो चुकी हैं डिजिटल पार्ट्स की, फिर आपने क्या करना होता है, वहाँ पे स्लाइटली ट्रैक्शन देनी होती है। फॉर एग्जांपल इस बोन का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो ट्रैक्शन आपने कैसे देनी है कि इसके जो बोन है उससे ऊपर, जॉइंट से ऊपर, और जो नीचे, ठीक है, जो लॉन्ग एक्सेस उस बोन का बन रहा है, ठीक है, उसके अलॉन्ग आपने क्या करना है, वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। जब आप ट्रैक्शन देंगे तो क्या होगा, वो बोन थोड़ी सी मूव करेगी और फिर अपनी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर आ जाएगी। आपको कैसे लगेगा कि ये जो ओरिजिनल प्लेस के ऊपर आई है, उससे क्या होगा, पेशेंट की जो पेन है वो कम हो जाएगी, और जब आप पल्स से चेक करेंगे तो वो क्या हो चुकी होंगी, ठीक हो चुकी होंगी। तो आपको लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आ गई है। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वो सप्लेंट अप्लाई करें। ये जब आपके पास क्लोज्ड फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर है, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है, वो आपने दूर से ही देखा है, उसी टाइम आपने कॉल कर देनी है EMS को, 1122 को, और उसके बाद और तो आप कुछ वहाँ पे कर नहीं सकते। आपने क्या करना है, वो जो उसकी ब्लीडिंग चल रही है या वो जो उसके स्किन ब्रेक डाउन हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, वहाँ पे उसके कंटेमिनेशन का, इन्फेक्टेड होने का रिस्क होगा। तो सलाइन वाटर जो होता है आपने उसके साथ उसको वॉश करना है, और जो आपके पास कोई स्टीरिलाइज्ड कपड़ा होगा, ठीक है, उसके साथ जो ड्रेसिंग होगी वो आप उन्हें ऊपर प्रेस करके बैठे रहना, ताकि उसकी ब्लीडिंग आप उसको स्टॉप कर सकें। पार्ट को ऊपर कर देने से तो फ्लो तो एलिवेट करना है ना, एलिवेट तो करना ही करना है, तो आपने ये कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आप फ्रैक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं। डिसलोकेशन कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कुछ डिसलोकेशंस होती हैं वो फिज़िकल थेरेपिस्ट या जो एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं, इनके लिए कुछ स्टेट्स के अंदर अलाउ होता है कि ये ऑन साइट परफॉर्म कर सकते हैं, कोई स्टेट्स के अंदर ये इनके डोमेन में नहीं आ रही होती। फिर क्या होता है, अगर आपका फिजिशियन आपको अलाउ करता है, वो देखता है कि आपके अंदर इस तरह की स्किल्स हैं, कम्पिटेंसी है, तो आप ऑन साइट वो आपको अलाउ कर देता है कि आप परफॉर्म करें। अगर उसने आपको अलाउ नहीं किया, फिर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर फिजिकल थेरेपिस्ट वहाँ पे या फिजिशियन है वो परफॉर्म करेगा, या फिर क्या होगा, वहाँ पे इमरजेंसी वाले पहुँचेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो डिसलोकेशन को रीलोकेट आपने कैसे करना है या रीअलाइन कैसे करना है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी है। ये जो कुछ डिसलोकेशंस होती हैं वो भी हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन को राइज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल की डिसलोकेशन हो गई है, पीछे की तरफ क्लेविकल चली गई है, ठीक है, यहाँ पे ट्रामा हुआ, इम्पैक्ट हुआ, क्लेविकल का जो मिडल वाला पार्ट है, हाफ है, वो पीछे की तरफ चला गया। पीछे अब क्या यहाँ पे पड़ा है, आपकी सारी वेन्स पड़ी हैं, आर्टरीज पड़ी हैं, आपका ये जो एओर्टा है वहीं पे पड़ा है, पीछे प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, जो नर्व आपकी सारी जा रही हैं आपकी आर्म की तरफ, आपके सप्लाई कर रही हैं मसल्स को, हाँ जी। तो फिर वो सारी कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक है, तो डेथ हो सकती है या पैरालाइज्ड हो सकता है वो बंदा। तो उस टाइम क्या करना है, ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपने उसको डील करना है। शोल्डर की डिसलोकेशन हो गई, आपकी एल्बो की डिसलोकेशन हो गई, हिप की हो गई, ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। इसमें कुछ को मैनेज किया जा सकता है, वहाँ पे रीलोकेट किया जा सकता है, रीअलाइन किया जा सकता है, क्योंकि उनको रीअलाइन करना ईजी होता है, फॉर एग्जांपल, और कुछ को नहीं किया जा सकता। अब हिप की है, वो आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन है, जिस तरह सर ने बताया कि वहाँ पे साथ ही आपके यूरिनरी ब्लैडर बना है, ऊपर आपके पड़े हैं, किडनीज़ वगैरह पड़े हैं, बाकी विजराज पड़े हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं, आपने उसको नहीं करना, ठीक है। शोल्डर है, ये भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है, लेकिन इसको रीलोकेट करना ईजी होता है, आप ईजी इसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर स्किलफुल हैं तो। क्लेविकल की डिसलोकेशन को आप रीलोकेट कर सकते हैं, फिंगर्स या थंब की जो डिसलोकेशन हैं उनको आप रीलोकेट कर सकते हैं, और टोज़ की आप कर सकते हैं। ये जो आपके थंब हैं या फिंगर्स हैं, इनको आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इसका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो डिसलोकेट हुआ है उसको आपने क्या करना है, पुल करना है, ट्रैक्शन देनी है उसी तरह लॉन्ग एक्सेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। और उसके ऊपर आपने क्या करना है, टेपिंग कर देनी है। टेप जो होती है नॉर्मली वहाँ पे अवेलेबल होती है, सपोर्ट दे के करनी है। अब यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए कोई चीज़ होगी नहीं, जो साथ वाली नॉर्मल फिंगर होगी उसके साथ आप इसको लगाएं और टेप कर दें, इसको आप क्या बोलते हैं, बड्डी टेपिंग, ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर देंगे। इसको वहीं पे रीलोकेट करना क्यों ज़रूरी है, जिस तरह कल मैंने बताया था थोड़ा सा, कि क्योंकि जैसे इंजरी होती है आप इसको रीलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो क्या होता है, मसल पेन की वजह से मसल का स्पैज़म, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, मसल गार्डिंग हो जाती है, मसल कोई एक्टिविटी नहीं कर होता, अकड़ जाता है। तो फिर अगर टाइम गुजर जाता है, गार्डिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर अगर आप उसको रीलोकेट करने की ट्राई करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी या एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे, ठीक है।
ताकि वो उसको पेन को स्टॉप कर सकें। तो ये डिस्लोकेशन से समझने से याद आया कि 2017 में मैं अपने BVH की OPD में बैठा था, तो मेरे पास एक जो है ना वो 70 साल के बुजुर्ग को लेके आया। जब भी डिस्लोकेशन होती है तो जो अगर क्लियर हुई है तो हेड नीचे ऐसे ड्रॉप आ जाता है, वहाँ पे गैप आता है। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मतलब जो है इसको यहाँ मेरे पास क्यों लेते हैं, ठीक है, आपको तो लेके जाना था इमरजेंसी में, या आप आगे इसको करने में सीधा एज ज़्यादा है। क्या बढ़ी? कहते सर हम जो है ना इसको अहमदपुर लेके गए थे, 2 पेशेंट थे हमारे, दोनों का जो है ना शोल्डर डिसलोकेट हुआ। वहाँ एक सियाना था, तो उन्होंने जो है ना उसको मतलब चढ़ाने की कोशिश की है, तो जैसे उन्होंने थ्रस्ट लिया तो बंदा कोलैप्स हो गया, डेड हो गया। एक हमारा मरीज वहाँ मर चुका, दूसरा इन्होंने उसको जो है ना वो ट्राई की थी, ठीक है, लेकिन वो ट्राई के दौरान बजाय के चढ़ने के और वो नीचे जो है ना उसके साथ में समझ लेके उसका जो है ना वो जो कैप्सूल होता है जॉइंट कैप्सूल डैमेज किया, उसके लिगामेंट में भी डील कर दिए, और अब कहते थे बेटा जो है ना हमें यहाँ पे रखना चाहिए। मैंने कहा देखिए ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन है, आप इसको वापस लेके जाएंगे, इसकी MRI होगा, वैल्यूट किया जाएगा, उसके बाद इसके द्वारा जो है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगा। ठीक है, तो सम टाइम इफ यू डोंट नो, यू आर नॉट ट्रेन्ड, नेवर ट्राई दैट। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बड़े खतरनाक होते हैं फॉर दैट मतलब पर्टिकुलर प्लेयर, फॉर दैट उसमें हमेशा से वहाँ सियाना बनने की कोशिश ना करें। कम्पिटेंट हैं, स्किलफुल हैं, आपके फिजिशियन ने आपको अलाउ किया हुआ है, स्किल्स उसकी आपने देखी हैं इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन में, फिर वो अलाउ करेगा। कोर्सेज हैं वो कर, नीचे आप कोई शर्ट रोल करके रख दें, ठीक है, या पिलो होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो नीचे रख दें। देखिए टेंडन इंजरी अगर तो आपकी सुपरफिशियल है, ठीक है ना, सुपरफिशियल मतलब सपोर्ट ही चाहिए होगी, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की मैनेजमेंट टेंडन इज सॉफ्ट, जितनी ये सर ने बताई है वही होंगी। ठीक है, अगर इंटरनल कोई मतलब टेंडन वगैरह इंजर हो गया, आप अगर आप उस डिसलोकेट को रीलोकेट कर भी देते हैं, ठीक है, टेंडन की हीलिंग हमेशा बड़ी स्लो होती है, या अगर लिगामेंट कह लें आप, उसकी हीलिंग बड़ी स्लो होती है। उसके लिए फिर उसको वैल्यूट किया जाता है कि आइदर वो बाय द रेस्ट, बाय द मेडिकेशन बेहतर हो सकता है, और इसके लिए और सर्जिकल प्रोसीजर का रिक्वायर्ड हो, जैसे आर्थोस्कोपी है फॉर एग्जांपल, वो कैमरा डाल के उसके अंदर जो एरिया फाइबर्स रप्चर हुए उसको जो है ना मतलब जो है ना वो उसको दोबारा स्टिच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसका हीलिंग टाइम होता है 6 to 12 वीक्स। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना रिटर्न जो स्पोर्ट्स की तरफ आना है तो उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। तो ये एक बड़ी मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें आप आने के बाद ये नहीं कि फौरी वापस अपनी एक्टिविटी करें चलने के बाद, और ये केस टू केस वेरी करती है। और समटाइम हम टेंडन इंजरी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअल होती नहीं है, वो अंदर जो मसल वैली है वहाँ पे इंट्रामस्कुलर ट्रॉमा हो रहा होता है, या इंटरमस्कुलर जो है ना वो ब्लीडिंग हुई होती है, तो लेकिन क्योंकि वो एक्शन नहीं हो पा रहा होता है मतलब, तो हम मतलब जो है वहाँ पे समझते हैं शायद यहाँ पे कोई अंदर मूवमेंट जो है उसकी वजह से हुआ होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपके फिटनेस ये ऑन द स्पॉट आपने जो मैनेज करें, उसके बाद फिर प्रोफेशनल भी उसको देखने की, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मतलब एक शॉर्ट कोर्स में लर्न नहीं कर सकते। उसके लिए पीछे पूरी एक सीरीज ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये आप पढ़ी होगी तो आप इस स्टेज पे पहुँच सकते हैं। टोज़ का भी आप इसी तरह का डिसलोकेशन हो गई है, पुल करें उसको, ठीक है, वो जिस तरह सर ने बोला कि थ्रस्ट नहीं देना, झटका नहीं देना, बल्कि क्या करना है, बिल्कुल आपने पकड़ना है उसको आराम से, और ग्रेजुअली आपने क्या करना है, उसको ट्रैक्शन देनी है, ट्रैक्शन देना, और तो वहाँ पे उसको भी आपने क्या कर देना है, टेप कर देना है। पटेला की होती है जो आप इजीली कर सकते हैं, लेट में पटेला जब भी डिसलोकेट होगा मोस्टली लेटरल साइड पे होता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल आता है, तो उसमें जब वो डिसलोकेट होगा पेशेंट ऑटोमेटिकली क्या चला गया, उसकी लेग जो होती है वो फ्लेक्शन में चली गई, ठीक है, नी फ्लेक्स होगा उसका, तो इसको रीलोकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसकी हिप के ऊपर फ्लेक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना जो थंब है ये प्लेस कर देंगे आप पटेला के लेटरल बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे रखा है आपने। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके लेग को स्ट्रेट करने की ट्राई करेंगे, नी को एक्सटेंड करने की ट्राई करेंगे, जैसे जैसे नी एक्सटेंशन में जाएगा पटेला के ऊपर आपने बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर देते जाना है, ठीक है, तो यूँ वो पटेला जो होता है वो रीलोकेट हो जाता है। सही है, इस तरह पटेला को कर सकते हैं। नेक्स्ट है
पटेला फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन अगर डिसलोकेटेड है तो आप इस तरह करेंगे। देखिए पटेला जो वो डिसलोकेट होती है ना, उसका फ्रैक्चर नहीं होता, वो समझने के सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, वो तो साइड पे चलेगी। अगर रस्ट हुआ भी है तो ये ज्वाइंट पे आएगा। दूसरी चीज़ होती है जो पटेला है, ये टेंडन के अंदर होती है, मसल का टेंडन है उसी का पार्ट है, कोई अलग से मतलब वो नहीं है, बोनी कंपोनेंट लेकिन उसका हिस्सा है। ये हमेशा जब एक्चुअल वो टेंडन विकास होता है, टाइट टिबियल बैंड फुल होता है, जैसे फुल होता है वो बाहर निकलता है। उसको जब भी आपने कसना है इस तरह से नी को ऐसे ऐसे स्ट्रेट करते जाएंगे और लेटल से इनवर्ड टुवर्ड्स द मिड लाइन आप जो है ना वो करते जाएगा वापस वो प्लेस पे आएगा। और बहुत से लोग जिनको अक्सर होता रहता है दे आर ट्रेन, वो उसको मतलब जो है ना वो पुश करते हैं, उसको खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। लेकिन इसका बकायदा इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है, जो लेटर ट्रैकिंग होती है इसको आप रोक सकते हैं, इसका बेहतर सोल्यूशन मौजूद है। और ये मतलब जब एक बार आप ट्रीटमेंट ले लें उसके बाद दोबारा फिर नहीं, क्योंकि काज उसका जो है ना वो यही एक्टिव टाइट शॉर्टेंड मसल्स और द लेटरल साइड ऑफ इट। उसके बाद शोल्डर है, शोल्डर की डिसलोकेशन होती है, या तो आगे की तरफ शोल्डर नॉर्मली आ जाता है निकल के, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ चला जाएगा। आगे तो उसको एंटीरियर बोलेंगे, पीछे जाएगा तो उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। अगर वो पोस्टीरियर चला गया तो उसको ये जो उसका हेड होता है ना वो आपको पीछे से पैल्पेट और होगा और आगे से यहाँ पे डिप्रेशन पड़ा हुआ होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी लेग को फ्लेक्स करवाना है, ठीक है, और उसको कहना है कि आपने दोनों आर्म से अपनी जो लेग है इस साइड की डिसलोकेशन हुई है ना, तो अपोजिट साइड की लेग को वो क्या करे, ग्रेस्प कर ले और अपने आप को ऊपर उठाने की ट्राई करें, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर उठने की ट्राई करेगा उससे क्या होगा कि उसका जो शोल्डर है ऑटोमेटिकली रिलोकेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन मेथड ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है। उसके बाद होता है आपके पास, अगर है उसकी टाइम होगी हाँ, शोल्डर जो उसकी ये जो जॉइंट से में से ना उसका हेड जो है निकल के पीछे की तरफ जाता है, फिर आप ये करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो क्या रहेगा अपना थ्रस्ट उसको लगेगा तो वो बॉडी उसकी पीछे की तरफ जाएगी, शोल्डर तो वहीं पे रहेगी ना आर्म उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, आर्म वहीं पे रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि बॉडी पहले यहाँ पे थी, जो उसकी ह्यूमरस का हेड है वो यहाँ पे था, ह्यूमरस का हेड वहीं पे रहा है क्योंकि आर्म उसकी फिक्स है, बॉडी उसकी क्या करेगी, वो पीछे आएगी तो यूँ आके उसको फिट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें होता है हमारे पास प्रोन लिटा के आपने टेबल के ऊपर परफॉर्म करना होता है, वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसमें होता है हमारे पास ट्रैक्शन एक्सटर्नल रोटेशन मेथड होता है। उसकी आर्म बॉडी के साथ लगी हुई होती है, जब भी डिसलोकेशन होगी वो अपनी आर्म को या डिसलोकेटेड जॉइंट को क्या करता है, क्रैडल कर लेता है, अपनी जो ट्रंक है उसके साथ वो लगा लेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, आपने उसकी जो ह्यूमरस है उसके डिस्टल पार्ट पे आपने क्या करना है, थोड़ी सी ट्रैक्शन देनी है लॉन्ग एक्सेस, ठीक है, यूँ पकड़ के ईजी हो जाए, हाँ, यहाँ पे आपने ट्रैक्शन देनी है, ठीक है, ट्रैक्शन दी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके शोल्डर को 90 डिग्री अबडक्ट करना है, इस पोजीशन में लेके आगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करना है, सही है, 90 डिग्री एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा कि शोल्डर उसका जो है वो रिलोकेट होगा। आपको कैसे पता चलेगा, या तो वहाँ पे आपको एक क्लिकिंग साउंड आएगी, या फिर क्या होगा उसकी जो पेन है वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा इजी फील कर होगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो ट्रैक्शन भी उसी तरह आपने मेंटेन की हुई है, 90 डिग्री एबडक्शन भी मेंटेन की हुई है और एक्सटर्नल रोटेशन भी मेंटेन की हुई है। अब आपने इसी को मेंटेन करते हुए एबडक्शन को क्या करना है, वो कर देना होता है आपने 120 डिग्री तक, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो रिलोकेट हो जाएगा, रिअलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वहीं पर इसको नॉर्मल के अंदर लेके आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इमोबिलाइज कर देना। हाँ, निकला हुआ होता है पेन तो हाँ, शोल्डर की डिसलोकेशन के साथ देखा है कभी, वो बाजू ने इस तरह लिया होता है, यहाँ पे पट्टी लगा के गर्दन के ऊपर से गुजार, हाँ, तो इस तरह आप उसको वहाँ पे इमोबिलाइज कर देंगे। अच्छा, जब भी आपने फ्रैक्चर को मैनेज करने के बाद या डिसलोकेशन को मैनेज करने के बाद आपने वहाँ पे उसको इमोबिलाइज कर दिया, या मैनेज नहीं भी किया आपने उसको इमोबिलाइज कर दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपने देखते रहना है कि उसके जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है उसको बार बार आपने चेक करते रहना है, ठीक है, जब तक EMS वाले वहाँ पे पहुँच नहीं करते। और शॉक को भी आपने देखते रहना कि कहीं पे उसकी शॉक तो नहीं आ रही, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नहीं, बस एंड हो गया।
छੱਡ ਦਿਓ